नमस्कार दोस्तों, आप सभी का CW क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की चर्चाएं होंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के कुछ साल पहले की बात की जाए तो हमारे पास तत्वों की जानकारी नहीं थी कि हमारे पास तत्व क्या है, या एक प्रकार से कहा जाए तो पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं हुआ करता था ना, तो लोग पेड़ के पत्तों का उपयोग किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलते गए और खोजे जाते गए, उनको व्यवस्थित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की चर्चा करेंगे ना, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की चर्चा करेंगे। पहली चर्चा लेवासियर हाइपोथेसिस की होगी। जब लेवासियर हाइपोथेसिस की अगर बात करते हैं तो जब तत्व की खोज की गई, या आप कह सकते हैं जब एलिमेंट्स मिले, तो एलिमेंट्स को इन्होंने अगर देखा जाए या कहा जाए, एलिमेंट्स को इन्होंने दो तरह से बताया। एक तो यहाँ आप देख सकते हैं एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं, एलिमेंट्स आपके जो होंगे एक तो मेटल कैरेक्टर के होंगे, एक की बात किया जाए नॉन मेटल, जिसे आप कह सकते हैं नॉन मेटल। यहाँ आप देखेंगे नॉन मेटल, मेटल को हम धातु कहते हैं और नॉन मेटल को अधातु कहा जाता है, अधातु के नाम से जानते हैं ना। लेवासियर ने एलिमेंट्स को दो भागों में विभाजित किया, एक तो आपका मेटल और एक आपका नॉन मेटल के आधार पे विभाजित किया। क्लियर है? आइए हम मेटल के बारे में जानते हैं, मेटल क्या होता है। यहाँ अगर मेटल के गुण की बात करते हैं तो मेटल जो होता है अगर आपका देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ अगर इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्या करेगा? रिलीज करता है, यानी अपने अष्टक को व्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्लियर है? और अगली अगर आप बात करते हैं या किया जाए तो इसमें दूसरा जो गुण होता है, इनमें ग्लो मेटेलिक होते हैं। ग्लो यहाँ आप देख सकते हैं, ग्लो मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। ग्लो मेटेलिक का मतलब आप समझ सकते हैं ना, इनमें एक धात्विक चमक होती है, यानी साइन होती है, एक प्रकार से देखी जाए एक चमक होती है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से और आप कह सकते हैं, इनमें तीसरा जो गुण होता है ये आघात वर्धनी होते हैं। क्या होते हैं? आघात वर्धनी होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं आघात वर्धनी होते हैं, आघात वर्धनी होते हैं, आघात वर्धनी होते हैं। आघात वर्धनी से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए धातु आप लीजिए, और जब हम किसी हथौड़े से या किसी अन्य तत्व से उस पर घात करते हैं, घात का मतलब पीटते हैं, तो टूटता नहीं है, वो टूटेगा नहीं, क्या करता है? फैलता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? आघात वर्धनी होते, टूटने का काम नहीं करते। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहां एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए 11 होता है, 2 8 1 2 8 1 ना, तो ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है?
रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जैसे अभी हमने आपको बताया। ठीक है, इसी प्रकार आप मैग्नीशियम का भी देख सकते हैं, Mg, जिनका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इनकी बात करते हैं 2 8 2 2 8 2 होता है। ये भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए रिलीज करते हैं। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर कर सकते हैं। आइए हम नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल में अगर आप बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के गुण पाए जाते हैं, यानी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के गुण देखे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एक्सेप्ट क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर कर सकते हैं ना। और इनमें अगर देखा जाए ग्लो मेटेलिक नहीं होते, एक प्रकार से कह सकते हैं साइन इनमें नहीं पाई जाती है, साइन इनमें नहीं पाई जाती है। और ये आघात वर्धनी भी नहीं होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ग्लो भी नहीं पाई जाती, साइन नहीं पाई जाती, और इनमें आघात वर्धनी भी नहीं होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बातें बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स में जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 17 होता है, 2 8 7। ठीक है, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के गुण पाए जाएंगे। इसी प्रकार फ्लोरीन का ले लीजिए, 9 होता है, 2 7 ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के गुण पाए जाते हैं। अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्लियर है, इस तरह से आप बता सकते हैं। क्लियर है, इतनी बातें बता सकते हैं लैवासियर हाइपोथेसिस में। क्लियर है, इन्होंने एलिमेंट्स के आधार पे बातें बताई थी। क्लियर है, अगर एक बात और देखेंगे, जैसे यहाँ आप मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका मेटलाइट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलाइट्स पाए जाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलाइट्स पाए जाते हैं। मेटलाइट्स क्लियर है, मेटलाइट्स यहाँ आप देख सकते हैं, मेटलाइट्स पाए जाते हैं। लेकिन आपके लैवासियर महोदय ने एक प्रकार से देखा जाए मेटलाइट्स के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। आप कह सकते हैं मेटलाइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये मेटलाइट्स को स्थान देने में सक्षम नहीं थे, यानी मेटलाइट्स को स्थान नहीं दे पाए। या आप इसी को नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ नोट करके लिख सकते हैं ना, मेटलाइट्स को एक्सप्लेन ना करने की वजह से लैवासियर गलत साबित किए गए। ना करने की वजह से लैवासियर को गलत साबित किया गया। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम लैवासियर के बाद प्राउड हाइपोथेसिस को देखते हैं ना। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि लैवासियर साहब अगर देखा जाए तो मेटलाइट्स को स्थान ना दे पाने की वजह से इनको गलत साबित किया गया। तो आइए हम प्राउड
हाइपोथेसिस की चर्चा करते हैं। प्राउड साहब आए जो एलिमेंट्स को व्यवस्थित करने का प्रयास किया इन्होंने ना, एक प्रकार से कह सकते हैं इनका जो नियम था अकॉर्डिंग टू प्राउड इब्री and each elements is made up हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बना है। प्राउड साहब ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी जितने भी आपके तत्व होंगे वे सभी हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होंगे। ये आपके प्राउड महोदय ने बताया। क्लियर है? यहाँ आप अगर देखना चाहें या देख सकते हैं एटॉमिक वेट बराबर n इंटू एटॉमिक वेट 1 हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक वेट 1 हाइड्रोजन एटम। क्योंकि एक प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ n, यानी वैल्यू, या इसी को हम लिख सकते हैं वेयर जहां आपका n एक नंबर है। क्या है? आपका नंबर है ना, एक नंबर है। या आप कह सकते हैं वेयर n बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो ये इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ आप देखेंगे वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी 1, 2, 3, या इसी को आप कह सकते हैं इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। ये जो आपकी वैल्यू है ये अगर देखा जाए तो ये आपका होल नंबर है। क्या है? एक होल नंबर है, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन एटम पाया जाएगा। यहाँ आप कह सकते हैं प्रत्येक एटम में हाइड्रोजन एटम्स पाए जाएंगे। क्लियर है ना? तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जो एटम होगा एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। लेकिन आप अगर इनकी इस बात को देखते हैं तो आप कह सकते हैं जैसे क्लोरीन में आप देखेंगे 35.5 पाया जाता है। इनका जो प्रमाण भार होता है कितना होता है? 35.5 होता है। क्यों? क्योंकि आपने प्राउड ने कहा कि प्रत्येक एटम में हाइड्रोजन एटम पाया जाता है ना, तो एक पूर्ण नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। लेकिन अगर देखा जाए क्लोरीन में तो 35.5 पाया जा रहा है, यानी दशमलव में आ रहा है। इस वजह से इनका भी नियम फ्लॉप रहा। एक प्रकार से कह सकते हैं इनका भी नियम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ये पूरी तरह से बातों को व्यवस्थित नहीं कर पाए, या एक प्रकार से कहा जाए तो प्रमाण भार जो इन्होंने बताया वो एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आया। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है, उम्मीद करते हैं हो जाएगा सभी का। आइए हम अगला रूल देखते हैं, डेबोराइनर
ट्राइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। एक आपके डे ब्रुइनर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों को में एक ट्राइड्स का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि पहला और तीसरा का प्रमाण भार अगर जोड़ लिया जाए और बटे उनके आधे कर लिया जाए तो उनके जो बीच का एलिमेंट्स होगा उनके प्रमाण भार के बराबर होगा ना, या आप कह सकते हैं औसत प्रमाण भार के लगभग बराबर होगा। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमने क्या कहा कि जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। यहाँ आप देखेंगे पोटेशियम हो गया, क्लियर है। पोटेशियम, लिथियम का प्रमाण क्रमांक 7 होता है, यहाँ आप देखेंगे लिथियम का प्रमाण भार 7 होता है। सोडियम की अगर हम बात करते हैं 23 होता है और पोटेशियम की बात करते हैं तो 39 होता है। क्या होता है? 39 होता है। तो हमने क्या कहा कि पहला और तीसरा का प्रमाण भार जोड़ लिया जाए और बटे 2 कर दिया जाए तो तीसरे का प्रमाण भार के लगभग बराबर होगा। यानी पहला और तीसरा प्रमाण भार जोड़ के आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का जो औसत प्रमाण भार आएगा वो लगभग बराबर माना जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 + 23 बटे 2 कर दीजिए, 7 + 2 23 बटे 2 करेंगे तो लगभग यहाँ आप देखेंगे 23 आएगा। तो इसके प्रमाण भार के लगभग बराबर आ रहा है, क्लियर है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, यहाँ आप आयोडीन कर सकते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर यहाँ बात करते हैं तो क्लोरीन का प्रमाण भार 35.5 होता है, ब्रोमीन की बात करते हैं तो 80 होता है और यहाँ आप देखेंगे आयोडीन की प्रमाण भार की बात करते हैं तो 127 होता है। कितना होता है? 127 होता है। हमने क्या कहा? पहला और आखिरी यानी तीसरा हम क्या करें? जोड़ लें, इनका प्रमाण भार जोड़ लें और इसके आधा कर दें तो हमारे बीच वाले के प्रमाण भार के लगभग बराबर होगा, क्लियर है। इनका औसत प्रमाण भार लगभग बराबर होगा, क्लियर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे 35.5, आइए हम जोड़ लेते हैं 35.5 + 127 बटे आपको क्या करना है? 2 कर देना है। अगर हम इसको इतना करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 81 दशमलव कितना आएगा? 81.25 कितना आएगा? 25। यानी आप कह सकते हैं लगभग ब्रोमीन के प्रमाण भार के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रमाण भार के बराबर आ रहा है, क्लियर है। इतनी बातें बता सकते हैं। ये किसने दिया था? आपके डे ब्रुइनर ने दिया था। इसी को आप कह सकते हैं डे ब्रुइनर ट्राइड्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह कह सकते हैं कुछ इनमें कमियां भी रही हैं, या कहा जाए तो बहुत सारी कमियां इनमें रही हैं। जैसे आप कह सकते हैं सभी तत्वों का, यहाँ आप देख सकते हैं सभी तत्वों का ट्राइड्स ना दे सके, यानी सभी तत्वों का ट्राइड्स का नियम नहीं दे सके, इस वजह से ये असफल भी माने जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि सभी तत्वों पर इनका ट्राइड्स का नियम नहीं लागू होता, इस वजह से ये असफल भी माने जाते हैं। क्या कह सकते हैं? असफल भी माने जाते हैं। तो आप कह सकते हैं, नोट करके बना सकते हैं, सभी तत्वों का ट्राइड्स ना दे सका जिसके कारण असफल रहे, जिसके कारण असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे, ठीक है। या आप नोट करके यहाँ और बना सकते हैं, नोट करके आप बना सकते हैं डी और एफ ब्लॉक पर इनका नियम बिल्कुल भी नहीं लागू होता है। आप कह सकते हैं डी और
एफ ब्लॉक पर इनका नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, क्लियर है। यहाँ आप कह सकते हैं इनका नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में जैसे टीजीटी, पीजीटी या केबीएस या सीएसआईआर न या जेआरएफ में भी इनकी चर्चा हो सकती है कि डेब्यूराइनर का ट्राइड्स किन पर इनका नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं डी और एफ ब्लॉक पर इनका नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, क्लियर है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।